अगला जो टॉपिक है ना वो आप बच्चों के लिए। सर व्हाट इफ अगर हमारा सीए नहीं हुआ तो? कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे लिए जीएसटी में आपके लिए एक प्रावधान है, दैट इज व्हाट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर। बिल्कुल, अगर सीए ना हुआ तो कोई गम की बात नहीं, आप क्या बन जाओ, जीएसटीपी बन जाओ। सर ये जीएसटीपी क्या होता है, नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो सीए से भी अच्छा लग रहा है कि वी आर जीएसटीपी। भाई देखो, जीएसटी में बहुत दिक्कतें आती, ठीक है, नया नया लॉ आया है। जब शुरू शुरू में नया नया लॉ आया तो चार्टेड अकाउंटेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। पढ़ना अलग चीज होती है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती, कौन सी डिटेल कहाँ अपलोड करनी है, सामने वाले को आईटीसी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके लिए सरकार ने एक एग्जाम निकाली। कौन सी एग्जाम? जीएसटीपी। ये जीएसटीपी की एग्जाम नासिन करके एक इंस्टीट्यूट है वो कराता है, ठीक है। अभी 2-3 सालों से एग्जाम नहीं हो रही। पिछली बार 3-4 बच्चे आए थे, बोले सर हम आपकी बात से बड़े मोटिवेट हो गए हैं, वो साइट ही लेके आ गए। मैंने बोला भाई, मैं बोला क्या दिक्कत है? बोले सर आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, जीएसटीपी के एग्जाम दो। बोले सर एग्जाम कहाँ हो रही है? तो 2-3 साल हो गए इसको, एग्जाम हो नहीं रही है, गवर्नमेंट एग्जाम करा रही नहीं है, उनके पास इतनी सारी चीजें हैं नहीं, और ये एग्जाम आजकल लोग इतना इंटरेस्ट से दे भी नहीं रहे, ठीक है। सर होता क्या है जीएसटीपी का एग्जाम देने से? अगर आप जीएसटीपी का एग्जाम पास हो गए, बड़ा सिंपल सा एग्जाम होता है, तो आप अपना ऑफिस खोल लेना, उस ऑफिस के नीचे लिख देना कि यू आर व्हाट, जीएसटीपी। अब क्लाइंट आपको ढूंढ सकता है, जीएसटी पोर्टल पे जाके कौन ढूंढ सकता है? क्लाइंट आपको ढूंढ सकता है, और क्लाइंट आपके पास खुद ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। सर अच्छा काम है, पर सर एक बात बताओ, क्या हर इंसान जीएसटीपी बन सकता है? नहीं, कुछ कुछ कंडीशन है। सर क्या कंडीशन है? सबसे पहले माधव, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और आपको कोई भी जेल की सजा, आप कभी भी कहीं पे भी कोई से भी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए। ये हो गई हमारी बेसिक कंडीशन। प्लस सर कोई कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का रिटायर्ड ऑफिसर हो, जिसका एक्सपीरियंस कितना हो सर? 2 साल से ज्यादा। पुराने लॉ में भी ऐसा होता था जब एसटीपी बनते थे। एसटीपी इज सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, ठीक है। तो पुराने लॉ में अगर आपके पास ये वाली पोजीशन है, 5 years और 5 years और मोर, या सर हैज एक्वायर्ड एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, सर हैज पास फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ। सीए बनने के बाद हम क्या जीएसटी भी करेंगे? हट। तो भाई क्या सीए बनने के बाद कोई क्या जीएसटी भी करता है क्या? बात करते हैं। तो अगर आपने फाइनल एग्जाम पास कर ली है, ठीक है सर, किसकी फाइनल एग्जाम? आईसीएआई, आईसीएसआई या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो आप जीएसटीपी नहीं बनोगे, आप एलिजिबल हो गए जीएसटीपी एग्जाम देने के लिए, ठीक है। सर एक बात बताओ, हम ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, बीकॉम हो, बीकॉम तो हमारा बीकॉम बीकॉम हो गया, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, या डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी, वो आजकल चलता है ना कि यहाँ इंडिया में बैठे बैठे आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज की डिग्री मिल जाएगी, या एनी अदर एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, और एनी डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी। बस इतनी सी आपको सर, इतनी सारी चीजें ध्यान रखनी भाई, कुछ ध्यान नहीं रखने की जरूरत है। एग्जाम में आज तक जीएसटीपी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। बस ये जीएसटीपी है ऐसा नॉलेज पर्पस के लिए, कभी हमारा जिंदगी में कुछ ना हो तो टाइम टू टाइम पोर्टल चेक करते रहा करो, ठीक है। जीएसटीपी का पोर्टल इसलिए चेक करते रहा करो कि यार ग्रेजुएशन के बाद कम से कम हमारे पास कुछ तो कहने को होगा रिज्यूम में कि हमने एक एग्जाम पास करी है, कौन सी? जीएसटीपी। पर मजे की बात यह है कि एग्जाम 2 सालों से कंडक्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो जब एग्जाम हो तो टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहा करो, बड़ी सड़ी एग्जाम होती है एमसीक्यू बेस्ड। सर हमने जो सीए इंटर का नॉलेज लिया उससे पास हो जाएंगे, 100% पास हो जाएंगे,
ठीक है। एमसीक्यू पता नहीं कितने नंबर, मैंने दी नहीं है आज तक, बच्चे आए थे पिछली बार लेके। तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम रहती है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम रहता है, सीए इंटर के नॉलेज पे क्लियर करा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट हो जाए तो चेक करते रहना कि भाई ये नासिन का पोर्टल ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। ओपन हुआ है तो दे दो भाई ये एग्जाम, हमारे पास कुछ तो आ जाएगा बेकाम को छोड़ के। ठीक है, बोलो क्लियर है? ठीक है, तो सर ये जीएससीपी सबसे पहले इंडियन साउंड माइंड इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। फिर कोई भी कोर्ट ने हमको कन्विक्ट या कोई भी सजा नहीं सुनाई हो। सर उड़ाने वाले लोग भी जीएसटीपी बन सकते हैं क्या? हाँ भाई, रिटायर्ड ऑफिसर, बट कितने साल तक काम कराओ? 2 साल या उससे ज्यादा। सर सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, कितने साल तक? 5 साल। फिर कोई भी बिलो मेंशन क्वालिफिकेशन। सर ये जीएसटीपी काम क्या करेगा? वो सारा काम जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है वो सब एक जीएसटीपी कर सकता है, ऑडिट को छोड़ के, है ना। ऑडिट सिर्फ कौन करता है? हमारा चार्टर्ड अकाउंट। तो सर ऑडिट को छोड़ के हर काम कौन कर सकता है? जीएसटी। अभी इतना प्रोफेशन रिकॉग्नाइज नहीं है, इसलिए लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट पे ट्रस्ट करते हैं। जीएसटीपी है मार्केट में, पुराने जीएसटीपी हैं, पर लोग इनको इतना ट्रस्ट करते नहीं। ठीक है सर, इनकी फीस चार्टर्ड अकाउंटेंट से बहुत कम होती है, सीए की फीस तो बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए कभी कभार क्लाइंट सीए के पास ना जाते हुए किधर चला जाता है? जीएसटीपी के। भाई पैसे कम लग रहे हैं तो उससे अच्छी बात क्या है? ठीक है, तो सर क्या क्या काम करेगा? वो सारे काम जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा क्लाइंट के लिए, वो सारे काम कौन भी करेगा राजा? जीएसटीपी करेगा। तो देखो, आउटवर्ड सप्लाई, रिटर्न फाइल करना, फिर टाइम टू टाइम ई कैश लेजर में डिपॉजिट करना, ई वे बिल, फिर चालान की डिटेल्स। सर अगर हमको कैंसलेशन करना है, फिर इंटीमेशन टू पे द टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम या कंपोजिशन से विड्रॉ करना, रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करना, अमेंडमेंट या कैंसलेशन। पर एक चीज हमेशा याद रखना भाई, पहले उससे परमिशन तो ले लो क्लाइंट से। मालूम पड़े माधव हमारा जीएसटी भी, माधव ने बोला अरे सर बधाई हो मैंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। भाई मेरे भाई, कहाँ से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया? पूछ तो ले मेरे से। तो या तो रिफंड की एप्लीकेशन, और दूसरा क्या भाई? अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें पहले आपको क्या चाहिए? कंफर्मेशन। ठीक है सर, क्या जीएसटीपी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट हो सकता है? हाँ। क्या एक चार्टेड अकाउंटेंट अपने आप को हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए लॉयर की डिग्री चाहिए, तभी तो सीए लोग एलएलबी की डिग्री करते हैं। हम हमारे क्लाइंट को इनकम टैक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो भाई आपको फिर एलएलबी का डिग्री भी चाहिए रहेगा। ठीक है, हाँ दोनों काम वो कोड ऑफ एथिक्स में लिखा रहता है, कोड ऑफ कंडक्ट में। तो जो लॉयर के कोड ऑफ कंडक्ट से वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, डिग्री छोड़नी नहीं पड़ती है, मेंबर का सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं ले सकते कि मतलब हम एडवोकेट भी बन गए और साथ साथ में कोई इनकम टैक्स का रिटर्न, चल भाई हम ऑडिट भी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हर लॉ के कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो सर क्या हम ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं? हाँ सर, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भी आप बन सकते हो। ये सारे काम कौन करेगा? दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी आ गया तो। ये तो कभी नहीं आने वाला कि भाई क्या प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होती है और क्या। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई क्या क्या काम जीएसटी पे कर सकता है। थ्योरी क्वेश्चन उनको अगर पूछना हुआ तो पूछ सकते हैं। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर जीएसटीपी को आपको कंसेंट देनी पड़ेगी, खुद से वो कुछ काम नहीं करेगा। आपको सबसे पहले जीएसटीपी को कंसेंट देनी पड़ेगी, उसको ऑथोराइज बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है, और एक और चीज, जीएसटीपी को यह इंश्योर करना है कि फैक्ट्स मेंशन्ड इन रिटर्न आर ट्रू एंड करेक्ट। और अगर क्लाइंट ने कुछ इंफॉर्मेशन दी और जीएसटीपी ने फाइल कर दी, जीएसटीपी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल,
क्योंकि भाई जीएसटीपी को जो इंफॉर्मेशन दोगे वो बेचारा तो वही फाइल करेगा ना, तो आपने इंफॉर्मेशन ही गलत दी, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल जीएसटीपी नहीं, रिस्पॉन्सिबल ऑलवेज कौन रहेगा? क्लाइंट। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। यही चीज अगर सीए है ना, तो यहाँ पे अगर क्लाइंट है और यहाँ पे कौन है? सीए। क्लाइंट ने कोई इंफॉर्मेशन दी और अगर गलत इंफॉर्मेशन दी पर सीए ने फाइल करी बिना चेक करे, तो क्या सीए विल बी लाइबल और विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? हाँ भाई, सीए विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर ये हमको इतनी सी बात समझ में आई। एक और चीज बताओ सर, ये जीएसटीपी को एनरोल कैसे करते हैं? कैसे हम जीएसटीपी को एनरोल करेंगे का मतलब ये होता है कि अगर मुझे माधव तुम्हें जीएसटीपी बनाना है, तो सर मुझे ऑथराइजेशन देना पड़ेगा, ठीक है? और ऑथराइजेशन के बाद तुम्हें भी तो प्रॉपर ऑफिसर को ऑथराइजेशन देना पड़ेगा ना, कि मैं क्या बनना चाहता हूं, जीएसटीपी बनना चाहता हूं। तो सबसे पहले तुम्हें प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन देनी है। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा सर? फिर आपको क्या देगा? सर्टिफिकेट। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, फिर आप जीएसटीपी नहीं बन सकते। ठीक है सर, कौन सी एग्जाम? ये नासिन इंस्टीट्यूट है। जैसे अपना आईसीएआई और आईसीएसआई होता है ना, वैसे ही कौन है हमारा? नासिन। एक बार इसका फुल फॉर्म चेक करो ना। अपन 2 मिनट नासिन की साइट पे जाते हैं ना, देखते हैं इनके पोर्टल खुला है क्या एग्जाम का। आप लोगों का बीकॉम तो ही गया, लगे हाथ करवा दो उसमें रजिस्ट्रेशन। हाँ, ओ वाओ, नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नार्कोटिक्स। ये लो भाई, ये आपकी वेबसाइट खुल गई है नासिन की। ठीक है, कभी भी आपका मन भर जाए सीए से तो यहाँ पे जाने का। किधर बेटा? ये जीएसटीपी वाले एग्जाम में। ठीक है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? अरे वाह, रजिस्ट्रेशन शायद से ओपन हो गए। ओ शिट, ये बच्चे लेके आए थे मेरे पास, पर मेरे पास बोलने को कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैंने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी थी, जीएसटीपी बनेंगे, ये बनेंगे। भाई हर बार ये ऐसे ही है इनका। ठीक है, 2-3 सालों से एग्जाम ही नहीं करा रहे। ठीक है, ये भाई पता नहीं फिर दिया ही क्यों हुआ है। कराओ ना, इतनी बढ़िया चीज लाए हो तो फिर कराओ ये। ठीक है, तो सर रोज साइट चेक करते रहना। कस्टम ब्रोकर के एग्जाम ओपन है अभी। ठीक है, कुछ तो करो यार। चलो, एक और चीज सर, आप पुराने लॉ में सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर थे या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर थे? पुराने लॉ में आप क्या थे? क्योंकि पुराने लॉ में भी ऐसा प्रोविजन होता था। क्या जीएसटीपी कुछ नया आया है? सर ऐसा कोई नया नहीं आया है, सेल्स टैक्स में भी एक होता था क्या, सेल्स टैक्स प्रिपेशनर और टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। इनको भी इनरोल करेंगे, बस कितने टाइम के लिए? तो शेल बी इनरोल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 मंथ्स फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट। जीएसटी में अपॉइंटेड डेट इज 1 जुलाई 2017। ठीक है, मतलब सर बिना एग्जाम के पास। हाँ, सिर्फ कितने टाइम के लिए? 30 महीने के अंदर अंदर आप क्या दे देना? एग्जाम। और ये तो करना पड़ेगा ना यार। बेटा आपको क्या लगता है, शुरू शुरू में कोई चार्टेड अकाउंटेंट की एग्जाम नहीं हुई थी? अरे गहरे अकाउंटेंट थे, उनको बोला आज से आप क्या, चार्टेड अकाउंट। कोई ऐसे एग्जाम एग्जाम हुई नहीं थी। वो तो बाद में धीरे 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 एग्जाम होने लगी। ठीक है, तो शुरू में तो जो अकाउंटेंट थे, अब रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो रिकॉग्नाइज करने ने उन अकाउंटेंट को क्या दे दिया? ठीक है, वैसे ही भाई मुझे एक बात बताओ, जो सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर है और जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर है, वो पुराने लॉ में तो थे। अब जब जीएसटी का लॉ आया, पुराना लॉ तो पूरा बंद हो गया। ये बोल रहे हैं यार एक बात बताओ, वापस से एग्जाम देनी पड़ेगी, हमको कुछ आता ही नहीं है जीएसटी के बारे में। तो इनको भी अपॉइंट कर दिया फॉर कितने महीना? ठीक है, ये बस ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछेगा। ठीक है, अरे वाह,
अरे 2 मिनट रुक जाओ यार, सच्ची में खत्म हो गया क्या? बहुत बढ़िया। चलो एक 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद अपन सोचते हैं नया चैप्टर शुरू करें या क्या करें। चलो स्वागत है यार आपका ब्रेक के बाद। सर हम अब हमारा लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और जो लास्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है सर, आपका बड़ा अजीब तरीका है पढ़ाने का। इंट्रोडक्शन तो सर हम सबसे पहले कवर करना चाहिए। नहीं, अगर हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले कवर करेंगे ना तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि जीएसटी होता क्या। अब इंट्रोडक्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको लगेगा सर हमने सब बातें ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ये चैप्टर आपके मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर में पता है क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वाओ। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वाओ। सर व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी के क्या क्या फीचर्स हैं, जीएसटी में क्यों आए जीएसटी, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इस चैप्टर में आधी चीजें तो बहुत ही बेस लेवल की है, तो वो चीजें तो मैं आपको फटाफट से बताऊंगा कि कैसा क्या। ठीक है, एक चीज मैं आपसे पूछूं, इनकम टैक्स आपने पढ़ लिया, जीएसटी आपने पढ़ लिया, ये लेने का अधिकार होता किसको है? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ पावर तो होनी चाहिए। विदाउट पावर तो गवर्नमेंट कैसे करेगी? ये गवर्नमेंट को पावर देता कौन है? हु गिव्स पावर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कलेक्ट टैक्स? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कभी आपने जिंदगी में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पीडीएफ फॉर्म में देखा है? तो अगर आपने देखा है तो मुझे एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे स्केड्यूल्स होते हैं। ये देखो, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में सर पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, और ये आपके अधिकार पार्ट नंबर 3। सर इसमें बहुत सारी एंट्रीज दी हुई है और बहुत सारे स्केड्यूल भी दिए हुए हैं। अच्छा, बचपन में आपने पढ़ा होगा सर 3 लिस्ट होती है। एक होती है हमारी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में लॉस कौन बनाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, दिमाग से सोच समझ के बताना कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से मुद्दों पे लॉस बनाएगी है? बताओ सोच समझ के कि सर इतना बड़ा देश है, पूरा सुबह से उठ के रात तक इतनी सारी चीजें आप देखते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस मुद्दे पे लॉ बनेगी? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। अरे पढ़ाया था, क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ ना कि सर देखो ये वाला लॉ का मैटर है, पुलिस का मैटर है, डिफेंस का मैटर है, इस पे सीजी लॉ बनाएगी, इस पे एसजी लॉ बनाएगी। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपके हिसाब से किस किस मुद्दों पे लॉ बनाएगी। ठीक है सर, ओवरऑल इंडिया से रिलेटेड अगर लॉ बनाने तो कौन बनाएगा? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। और बहुत बढ़िया, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड लॉ बनाने हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड लॉ बनाने हैं,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देखो पुलिस हो गया, पुलिस के लॉ क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी? क्यों भाई, एमपी पुलिस से सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लेना देना? तो एमपी पुलिस के लॉ और ये सब जितने भी कायदे कानून है वो कौन बनाएगा? एमपी वाले बनाएंगे। तो सर ऐसे हमको बाइफरकेट करना पड़ता है। एक तो हमने बनाया है यूनियन लिस्ट, एक हमने बनाया क्या, स्टेट लिस्ट। डिफेंस किसी ने नहीं बोला, डिफेंस के लॉ एमपी सरकार बनाएंगी या सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको याद ही नहीं करना रहता, ये तो आपका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रहना चाहिए कि सर 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 गवर्नमेंट को पावर देता है। या डायरेक्ट टैक्स की शुरुआत शायद इसी से होती है ना? तो 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है, जिसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट। और देखो यूनियन लिस्ट में क्या क्या है, डिफेंस, नेवी, आर्म्स, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स आपके नहीं, ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वॉर, पीस, ये सारे के सारे लॉज बनाने का अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सर वो इनकम टैक्स की एंट्री कौन सी होती है? क्या एंट्री नंबर 82? एंट्री नंबर 82 इज टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। इसका मतलब है इनकम टैक्स बनाता कौन है? पूरा इनकम टैक्स पढ़ लिया और फिर इनकम टैक्स में ये तो पढ़ा होगा ना कि पावर कहां से आई है, तो पावर आई है हमारा एंट्री नंबर 82। यार कोई आपसे ऐरा गैरा पूछ ले कि भाई इनकम टैक्स लेने की पावर गवर्नमेंट के पास कहां से? एंट्री नंबर 82 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 यूनियन लिस्ट, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है इनकम टैक्स कलेक्ट करने की। और इनकम टैक्स का पैसा भी कौन रखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है सर, 84 वाली एंट्री भी पढ़ लो। मतलब है आपको ये सब इनकम टैक्स जीएसटी नहीं पढ़ाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाना चाहिए। अब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ तो लो, आप बोलोगे सीए कोई कोर्स है, सड़ा सड़ा। बस एक बार घर पे 200 250 400 पेज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, बेस पढ़ लिया ना, बेस तो पूरा इंटरलिंक होता है। देखो एंट्री नंबर 84, क्या इस पे जीएसटी लगता है? इस पे क्या लगता है? एक्साइज। तो सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है इन सारे प्रोडक्ट्स पे, और यही सारे प्रोडक्ट उठ के डाल दिए कौन से लॉ में? जीएसटी लॉ। आपको इतना दिमाग चलना चाहिए कि जीएसटी लॉ में चीजें कहां से आई, कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के, और कहां से आएगी? थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन उठाया, थोड़ा बहुत पुराना सर्विस टैक्स उठाया, थोड़ा बहुत पुराना वैट उठाया, थोड़ा बहुत पुराना सेल्स टैक्स उठाया, सबको मर्ज करके क्या बना दिया? तो सर ये तो हमको समझ में आ गया कि इनकम टैक्स में एंट्री कौन सी चलती है सर? यूनियन लिस्ट की। दूसरी लिस्ट है क्या? स्टेट लिस्ट। पुलिस हो गया, लोकल गवर्नमेंट्स के मामले हो गए, पब्लिक हेल्थ हो गया, ये सारी चीजें। इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, लिकर की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, लिकर की पावर भी किसके पास है सर? स्टेट गवर्नमेंट के पास। मतलब लिकर का पूरा पैसा किसको मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। इसलिए बॉटल का रेट दिल्ली में अलग, हाँ क्या, दिल्ली में अलग, एमपी में अलग, गुजरात, गुजरात में बॉटल नहीं मिलती नालायकों, गुजरात। तो हर जगह पे रेट अलग अलग है। अच्छा अभी नया मुद्दा आ गया, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर को कुछ मिलता नहीं है ना, तो जीएसटी के नए मुद्दे पे नई वीडियो देख के मेरे को बड़ी हंसी आई। बोले अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आएंगे जीएसटी, उससे पेट्रोल का रेट हो जाएगा कम। 1 रुपया रेट कम होने नहीं वाला, वो एंटी प्रॉफिटिंग मेजर करेंगे। पहले 100 का रेट था, अभी भी वो 100 का ही रखेंगे, वो गणित उल्टा चलाएंगे। जीएसटी लगाओ ना, 18% लगाएंगे तो वो पता है क्या करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय, हाँ यही भाई, अब क्या बीपीसीएल आईओसीएल यही करेंगे और क्या। ठीक है, तो भाई ये सारी बातें हैं। अभी पेट्रोलियम क्रूड रोड पे जीएसटी नहीं, बाद में सर लगेगा।
तो एक लिस्ट वन है, दूसरी कौन सी है बेटा? स्टेट लिस्ट। एक और चीज सर, स्टेट लिस्ट हो गई और लिस्ट नंबर 3 क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन लॉ बनाता है? गलत, दोनों में से कोई भी एक। अगर कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बनाते ना तो जीएसटी आने में सिर्फ 6 महीने लगते, जीएसटी आने में 17 साल लगे हैं, क्योंकि हमें बेसिक नहीं मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्करेंट लिस्ट में किसने बोला तुम्हें दोनों लॉ बनाता है? कॉन्करेंट लिस्ट में या तो आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और, इट इज नॉट एंड, इट इज और स्टेट गवर्नमेंट। और जीएसटी लाने के लिए दोनों को मिली जुली पावर चाहिए थी, मतलब सेंट्रल को भी पावर देनी थी और स्टेट को भी पावर देनी थी। तभी जीएसटी लाने के लिए हमको आर्टिकल को अमेंड करना पड़ा था, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी थी। काय की जरूरत पड़ी थी? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्यों जरूरत पड़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की? क्योंकि सर देखो, हमारा यूनियन लिस्ट तो था, स्टेट लिस्ट भी था, यूनियन लिस्ट भी था, स्टेट लिस्ट भी था, और हमारा क्या था? कॉन्करेंट लिस्ट भी था। बट हमारा कोई भी एक ऐसा नहीं था जहां पे दोनों को मिलके क्या दी जाए? पावर दी जाए। इसलिए हमको जीएसटी को क्या करना पड़ा था सर? कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ा था? अमेंड करना पड़ा था। और एक नया आर्टिकल लाए, आर्टिकल 246A। तभी बेचारे खातोड़ सर सुबह सुबह क्लास में इतना वो हो जाते हैं। नहीं ले सकती, स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में लिखा हुआ है, ये देख लो आर्टिकल 246 ए, एक बार बस इसको पढ़ लो। ये अमेंडमेंट है, आर्टिकल 246 लॉ में था, 246 ए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अब एंट्री बीच में घुसाए कैसे? तो इन्होंने कैसे घुसाई? 246 ए। ये जो आप पढ़ते हो ना, ऐसे 200, ऐसे 210, एक एक नंबर का लॉजिक है। ऑडिट से ज्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट कोई नहीं है, पर इतना दिमाग कौन लगाए? वाई ओनली 200, वाई नॉट 1, वाई नॉट 2? ऐसे 1 कहाँ गया, ऐसे 2 कहाँ गया? उसका भी लॉजिक है। हर चीज अगर आप पढ़ रहे हो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक 100% है। तो आर्टिकल 246 के बाद 247 आया, इन्होंने 16 साल दिक्कत हो गई। अब लाए तो लाए कैसे जीएसटी? क्योंकि जीएसटी लाने के लिए तो दोनों को क्या देना है? पावर। तो 246 के बाद क्या लेके आए? 246 ए। तो देखो ना यार, 246 ए में क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो 246 ए में क्या लिखा हुआ है। माधव एक काम कर, तो उसको हिला तो दो। उधर तो HDMI केबल है ना? नहीं, नीचे HDMI केबल है। हम्म। जो बोलना है बोल दो।
वो नीचे वाली पिन इसने अभी निकाली थी, एक नीचे वाली पिन को वापस से डालो HDMI को। ठीक है, करे करे शुरू। चलो, तो बेटा आर्टिकल 246 ए को लाया गया। आर्टिकल 246 ए ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा, तभी जीएसटी को लाने में हमें 17 साल से भी ज्यादा लग गए थे। जीएसटी फ्रांस में आ चुका था 1954। ठीक है, जीएसटी कोई नया लॉ नहीं है, जीएसटी बहुत पुराना लॉ है जो सबसे पहले कौन सी कंट्री में आया था, फ्रांस में। ठीक है, बट सर इंडिया में इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि एक तो हमारी डेमोक्रेसी, इसमें हमें दोनों पार्टीज की मत लगती है, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना था क्योंकि हमें दोनों को मिली जुली पावर देनी थी। ऐसा नहीं कर सकते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना दे, वो तो फिर 2 मिनट में बन जाता है यूनियन लिस्ट को, तब भी यूनियन लिस्ट को अमेंड करना पड़ता। या तो स्टेट को तो पावर दे ही नहीं सकते, जीएसटी इतना बड़ा लॉ है। हमने सोचा जीएसटी लाएंगे, पावर किसको देंगे, दोनों को। तो इसलिए एक नया आर्टिकल लाए, कौन सा, आर्टिकल 246 ए। अब देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254। इसका मतलब है 246 और 254 में जो भी लिखा हो वो तेल लेने गया। तो 246 में क्या लिखा है फिर, ये तो पता होना चाहिए 246। अब देखो 246 में क्या लिखा है, पार्लियामेंट हैज एन एक्सक्लूसिव पावर। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ पार्लियामेंट, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, जितने भी मैटर आपने लिस्ट 1 में देखे ना, उसके लॉज बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट। फिर उसके बाद पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 1, the legislature of the any state also have the power to make the laws with respect to any of the matters enumerated in list number 3। मतलब कॉन्कोरेंट लिस्ट, मतलब कॉन्कोरेंट लिस्ट में या तो पार्लियामेंट भी बना सकता है या तो स्टेट भी बना सकता है। बोलो बात क्लियर है सर। आर्टिकल 254 में क्या लिखा है, तो आ जाओ भाई आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 इतनी सिंपल बात बोलता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लॉ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और बोल रहा है, तो क्या प्रिवेल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट गया भाड़। ठीक है, एग्जाम के लिए सब चीजें इतनी रिलेवेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में मैं आपको बताऊंगा क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है, बट समझो कि आखिरकार चीज क्या है। तो अब देखो क्या लिखा है, पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, मतलब क्लॉज 2 को इज्जत देनी है। लॉ पढ़ना सिखा रहा हूं क्योंकि ये सब आप खुद पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी से। पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 मतलब क्लॉज 2 को इज्जत देनी है। और क्लॉज 2 क्या बोलता है कि अगर इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के ट्रांजैक्शन है, एमपी महाराष्ट्र के ट्रांजैक्शन है, तो इंटर स्टेट के लॉ पार्लियामेंट बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। इसलिए सर प्लेस ऑफ सप्लाई में सीजीएसटी एक्ट नहीं पढ़ते हैं। पूरे जीएसटी में बस एक ही चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई, उस प्लेस ऑफ सप्लाई में कोई सीजीएसटी एक्ट नहीं चलता, उस प्लेस ऑफ सप्लाई में चलता है आईजीएसटी एक्ट। क्यों चलता है सर आईजीएसटी एक्ट, आखिरकार उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है आर्टिकल नंबर
246 से क्लॉज 2 जो बोलता है कि भाई इंटर स्टेट लॉ बनाने हैं, उसका पूरा पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट। और बाकी जो भी हमारे लॉ से इंट्रा स्टेट, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी। इसलिए तो सर सीजीएसटी है और एसजीएसटी। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर पहला वाला जो टॉपिक है ना बड़ा बेसिक है, इसमें हम यही सारी बातें देखने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी क्या पावर है। आज मैंने आपको एक छोटी सी बात तो अभी बताई दी कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ा था, अमेंड करना पड़ा था, और आर्टिकल 246 की जगह पे 246A आया गया था। ठीक है सर, व्हाट डू मीन बाय टैक्स? अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया ना व्हाट डू मीन बाय टैक्स, उसी दिन सीए छोड़ देना। ठीक है, समझ जाना बेटा पेपर कोई बेकाम ने बनाया। ठीक है, तो अ टैक्स मतलब पेक्यूनरी बर्डन। ओ भाई, पेक्यूनरी मतलब फाइनेंशियल, बार्टर नहीं होगा। अब मोदी जी को ये नहीं बोलोगे एक काम करो जीएसटी की क्लास में आ जाओ, बार्टर नहीं, पैसे तो देने पड़ेंगे। किसके ऊपर सर? इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी ओनर। ओ वर्ड दिख रहे हो? टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। आप नेशन पिलर्स ऑफ नेशन बिल्डर्स हो, आप लोग नहीं रहोगे तो टैक्स कौन देगा? और अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो गवर्नमेंट को सपोर्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट की मदद कौन करेगा? बट पेमेंट इनेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, इसका मतलब है बिना एक्ट के आप टैक्स नहीं ले सकते। एक्ट होगा और एक्ट के बाद आपके पास पावर होगी, तभी आप पब्लिक से क्या ले सकते हो? टैक्स ले सकते हो। इसका मतलब है सर जितने भी टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम, एक्साइज, सेल्स टैक्स, इन सबकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। जितने भी एक्ट है तो पावर कहां से आएगी? आप क्या पढ़ते हो? लॉ पढ़ते हो आप? कंपनी लॉ पढ़ते हो? पावर किसने दी कंपनी लॉ बनाने की? कॉन्स्टिट्यूशन। सब जितनी चीजें आप पढ़ते हो, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट, कॉस्ट एफएम को छोड़ के, ठीक है, जितने भी आप एक्ट आप पढ़ोगे ना, उन सबकी पावर या तो यूनियन लिस्ट में होगी या तो कहां पे होगी? स्टेट लिस्ट में। ठीक है, तो सर क्या टैक्स वॉलेंटरी पेमेंट है? भाई वॉलेंटरी नहीं है, जो दे उसका भी भला, भाई ऐसा नहीं होता। टैक्सेस कंपल्सरी। ठीक है, चाणक्य को जानते हो? चाणक्य ने इतनी बढ़िया टैक्स के बारे में एक बात बोली थी। उसने बोला था भाई टैक्स कुछ भी नहीं है। जो हनी बीस है ना, मधुमक्खी, मधुमक्खी कैसे, है ना, जैसे मधुमक्खी शहद निकालती है वैसे ही गवर्नमेंट का काम है आप लोगों में से क्या निकालना? टैक्स का पैसा निकाल। जितने आप पैसे कमा रहे हो उन पैसे में से एक हिस्सा गवर्नमेंट आपसे छीन लेती। ठीक है, एज द हनीबीज एक्सट्रैक्ट नेक्टर। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? सर तो ये तो हमको समझ में आ गया कि टैक्स होता क्या है। तो टैक्स क्या होता है सर? एक तो फाइनेंशियल बर्डन विद द हेल्प ऑफ एक्ट, और क्या कंपलसरी है? हाँ सर दिस इज कंपलसरी। अब ये बच्चों जैसी बात नहीं बताऊंगा कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ये हम शुरू में बात कर चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जाएगा, पर रिग्रेसिव मतलब सबके लिए क्या रहेगा? एक फ्लैट रेट रहेगा। इनडायरेक्ट टैक्स सर क्या होता है? जीएसटी लगता किसी और पे है और भरता कोई और है। पर डायरेक्ट टैक्स का ऐसा नहीं सर, इनकम आप कमा रहे हो तो इनकम टैक्स भी आप ही को देना पड़ेगा। ठीक है, ये देख लो। अरे ये डायरेक्ट टैक्स, बर्डन ऑफ टैक्स बॉर्न बाय पर्सन हिमसेल्फ, है ना, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, ये देखो, ये दुनिया का बोझ हम क्या कर रहे हैं, है ना, बांट रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स में हमको क्या पढ़ना पड़ता है? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। आपको सिर्फ जीएसटी पढ़ना है, आपको जीएसटी लॉ नहीं पढ़ना है। आप खुशकिस्मत हो। अगर मैं बोलता ना जीएसटी, फाइनल में आपको जीएसटी लॉ पढ़ना है, इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है। लॉ पढ़ने का मतलब है यू हैव टू रीड एक्ट ऑल्सो, रूल्स ऑल्सो, रेगुलेशन ऑल्सो, सर्कुलर ऑल्सो, हर चीज आपको पढ़नी पड़ेगी।
ठीक है, पर आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको तो सिर्फ जो बातें एक्ट में लिखी हुई है वो और थोड़ी बहुत रिलेवेंट टूल्स। ठीक है, दो चीजें होती है सर इनडायरेक्ट टैक्स, एक तो जीएसटी और एक क्या, कस्टम। सर कस्टम हम कब पढ़ेंगे, उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा क्या, फाइनल क्लास। ठीक है, तो एक और चीज, ये कस्टम होता क्या, मैंने शायद पहले बताया था आपको। कस्टम मतलब, बेसिकली कस्टम मतलब, हिंदी अनुवाद करें कस्टम का, रीति रिवाज। पहले क्या होता था ना, सपोज करो अभिषेक नेता है, ठीक है, अभिषेक एक नेता है और साहिल सर भी एक बहुत बड़े साम्राज्य के नेता है। अब पहले पता है क्या होता था, अगर एक नेता दूसरे नेता से मिलने आ रहे तो खाली हाथ तो आएगा नहीं, वो पूरा का पूरा ऐसा गिफ्ट लेके आते थे। ठीक है, हर बार ऐसा ही होता था, ये प्रथा चलती थी कि अगर ये मेरे यहाँ पे आएगा तो गिफ्ट लेके आएगा, और अगर मैं इसके यहाँ पे जाऊंगा तो भी मैं क्या लेके जाऊंगा, गिफ्ट लेके जाऊंगा। ये गिफ्ट प्रथा, इसको क्या बोलते थे, कस्टम। बाद में सर इंडिपेंडेंस हुआ, सब अलग अलग हो गए, पर इन्होंने बोला भाई अलग अलग हो गए तो उससे क्या, प्रथा तो चलने दो। अब अपन एक काम करते हैं, एक ड्यूटी लगाते, कौन सी, अगर आप कोई भी गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर लेके आते हो, सर्विसेज नहीं, गुड्स, तो कोई भी गुड्स लेके आते हैं तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, कस्टम ड्यूटी। सर अगर इंडिया से इंडिया के बाहर भेजा तो उसको बोलते हैं क्या, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे लगती है हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटी, और इंपोर्ट पे लगती है हमारी क्या, इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगती है क्या सर, कुछ कुछ आर्टिकल्स, लेदर आर्टिकल्स हो गए, एनिमल से बने हुए जो भी आर्टिकल्स हो गए, उनको सरकार डिस्करेज करना चाहती है, तो आज भी कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिन पे क्या लगती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो कस्टम वस्टम अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके कोर्स में सिर्फ क्या है सर, जीएसटी। सर फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, घर पे जाना आराम से पढ़ लेना। ठीक है, सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आए बेटा, जैसे एग्जाम में आया ना फीचर्स ऑफ, वहीं से उठ के आ जाना, वहीं से उठ के आ जाना। बोले क्या है भाई, मतलब बेकाम, हाँ बेकाम में ये क्वेश्चन 100%, बेकाम में तो ये आने ही वाला है, पर सीए इंटर में ऐसा क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं आएगा कि व्हाट आर फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब आ जाओ भाई, ये इंपॉर्टेंट है, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। सर ओ सर, ये जीएसटी आने में इतना टाइम क्यों हुआ, फ्रांस में इतना पहले आ गया था, बड़ी मुश्किल से हमारे देश में ईयर 2000 में प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि चलो देश में जीएसटी लाते हैं, और इन्होंने इसके लिए कमेटी बनाई थी, एफआरबीएम कमेटी। एफआरबीएम इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये एफआरबीएम कमेटी बनाई जिसने जीएसटी का मॉडल तैयार कर। अब हुआ ऐसा था, पहले बीजेपी की सरकार, अब बीजेपी की सरकार जीएसटी बिल लाए तो कांग्रेस मना कर दे, कांग्रेस की सरकार बीजेपी बिल लाए तो कौन मना कर दे, बीजेपी। और मजे की बात यह है कि एक बार कांग्रेस की सरकार लाई थी बिल, बीजेपी ने मना कर दिया, उसके बाद वापस से कौन लाई, बताओ। तो सर दिक्कत इस बात की हो रही थी ना, अपोजिशन मान ही नहीं रहा था, और स्टेट गवर्नमेंट भी, भाई इतना इनडायरेक्ट टैक्स इतने सालों से चल रहा है और उसमें इतना हैवी कलेक्शन हो रहा है, ऑल टुगेदर आप पूरे इनडायरेक्ट टैक्सेस को बदल दोगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना। आप कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहे हो, आप पुराने लॉ को ही इनवैलिड कर रहे हो और नए सिरे से नया लॉ ला रहे हो। तो ईयर 2000 में एफआरबीएम कमेटी बनी थी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। उसके बाद सर हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर 2006 में, तो 2006 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर शायद से पी चिदम्बरम, ठीक है, ये थे शायद से हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने बड़े जोश जोश में बोल दिया कि जीएसटी आ जाएगा कब, 1 अप्रैल 2010। आया नहीं, अनाउंसमेंट तो करनी पड़ती है ना, मोदी जी कितने अनाउंसमेंट करते हैं। तो 1 अप्रैल 2010 कौन से बजट में, 5 साल का अंतराल रहता है, तो 5 साल आपको जो भी कांड करने हो वो कर लेना 5 साल में। इन्होंने बोला भाई दिक्कत मत लो, बजट आएगा, और बजट में इन्होंने बोला कि जीएसटी आएगा कब, 1 अप्रैल 2010। सर आया नहीं आया, अपोजिशन पार्टी ने मना कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 2014 में
हमारे जेटली साहब, ठीक है। अब भाई बड़ा मामला ऐसा था कि यार जीएसटी तो लाना ही है। इन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन में 122nd अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि वो आर्टिकल 246 को अमेंड करना था। अमेंड करने के लिए पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा, फिर वो जाके एक्ट बनेगा। अब जब जीएसटी ना, तो इन्होंने जीएसटी को ना रात को लाना है ना, जानबूझ करके, ताकि अपोजिशन ज्यादा बैठे ही ना रहे। बिल्कुल ऐसा प्लानिंग ऐसी करी थी कि इस टाइम पे करेंगे ताकि अपोजिशन ज्यादा आए नहीं। और फिर इन्होंने फटाफट फटाफट से, कम लोग बीजेपी के बैठे थे, इन्होंने फटाफट फटाफट से क्या पास कर दिया, लॉ पास कर दिया। पता है दिक्कत क्या हो गई थी? ई वे बिल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। अब गाड़ियां अटकी हुई है, ट्रक, और उन्होंने बोल दिया कि भाई रात के 12 बजे से क्या लगेगा, जीएसटी लगे। प्रॉपर ऑफिसर गाड़ी रोक रहा है, प्रॉपर ऑफिसर बोल रहा है ई वे बिल क्या, वो बोल रहे भाई इससे पहले तो कुछ होता ही नहीं था, इससे पहले तो हम यूं गाड़ी सुर में ले जाते थे, तुमको 500,000 रुपए देते थे, अभी तुम लेके आए हो। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। प्लेस ऑफ सप्लाई कि क्या लगा के रखा है, आईजीएसटी लगाओ, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाओ। तो भाई ऐसे ये रातों रात हो गया था। और सर फिर क्या हुआ था ना, 1 जुलाई को तो सबने जीएसटी ला दिया, बट जम्मू एंड कश्मीर बड़ा नखरेला था। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को एक तो वो अधिकार, आपको कभी ना कभी जम्मू एंड कश्मीर की कहानी तो पता होगी ना, ठीक है। तो वो जम्मू एंड कश्मीर में बड़े मसले चलते थे। इनको एक इंडिपेंडेंट वो चाहिए था कि भाई हमको हमारा इंडिपेंडेंट स्टेटस दो, हम इंडिया से मर्ज नहीं होंगे। इन्होंने भी बाद में बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 8 जुलाई को ये जीएसटी लेके आए। पूरे देश में कब आ गया, 1 जुलाई। पर जम्मू एंड कश्मीर कब लाया, 8 जुलाई। ठीक है। तो सर ये आप ध्यान रखना। तो सर 2014 में अरुण जेटली जी ने वापस से बिल प्रोड्यूस करा, और 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड, जहां पे इन्होंने बोला कि सर टोटल हम 5 लॉ लाएंगे। कौन कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन सेस। और ऐसे 5 एक्ट पास हुए थे सर। सर 5 एक्ट में यहाँ पे तो सिर्फ 4 लिखा है, क्योंकि राजा सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का, आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, और यूटीजीएसटी यूनियन गवर्नमेंट का। एक और चीज, स्टेट गवर्नमेंट का एक लॉ पास नहीं होगा, हर स्टेट के अलग अलग लॉ पास होंगे। इसका मतलब है सर, एक बात बताओ कि टोटल कितने लॉ पास होंगे? अब सोच समझ के बताना। एक तो कौन सा लॉ? सीजीएसटी के सिर्फ कितने लॉ? एक। मतलब कोई आपसे पूछे पूरे देश में कितने सीजीएसटी एक्ट हैं? एक। कितने आईजीएसटी एक्ट हैं? एक। पर एसजीएसटी एक नहीं है। सर हमारे देश में कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स प्लस 3 डीम्ड स्टेट्स। कौन कौन सी सर 3 डीम्ड स्टेट्स? एक तो दिल्ली हो गई, जम्मू एंड कश्मीर हो गई, वो वापस से हट गया क्या? हाँ ठीक है, दिल्ली हो गई, जम्मू एंड कश्मीर हो गई, और एक हो गई हमारी क्या, ठीक है। अब सर 28 प्लस 3 टोटल कितनी हो गई? 31। इसका मतलब है टोटल एसजीएसटी लॉ कितने? 31। आपके कोर्स में एसजीएसटी लॉ नहीं पढ़ा सकते, वरना एमपी वाले बच्चों का पेपर अलग बनाओ, महाराष्ट्र वाले बच्चों का पेपर अलग बनाओ, यूपी वाले बच्चों का पेपर अलग बनाओ। फिर इनकी वैसे ही कॉपी चेक हो नहीं पाती है एक लॉ में, इतने सारे लॉ में तो पता नहीं क्या ही कवड़ा कर देंगे। महाराष्ट्र एसजीएसटी से एमपी एसजीएसटी की कॉपी चेक करेंगे, बच्चा बोलेगा मैंने एमपी एसजीएसटी के हिसाब से आंसर लिखा है, एग्जाम में बोलेगा अपन तो महाराष्ट्र के। भाई हमारे देश में हमको सिर्फ क्या पढ़ना है? सीजीएसटी, और एक सिर्फ चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई, उसके लिए क्या? आईजीएसटी। सर व्हाट अबाउट यूटीजीएसटी? तो 5। ठीक है, तो 5 हमारे कौन से एक्ट हो गए? हमारे यूटीजीएसटी। ठीक है, तो ऐसे करके। और एक और है सर हमारा क्या, कंपनसेशन सेस। ये मैंने आपको बताया था, इसे स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करने के लिए एक और एक्ट लाया था। कौन सा? कंपनसेशन सेस। एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि टोटल कितने एक्ट आए थे? 5। इस 5 में से पार्लियामेंट के पास कितनों की पावर थी? सीजीएसटी, आईजीएसटी और
कंपनसेशन सेस। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। आप ये नहीं लिखे होगे कि एक और एक दो, दो और ये नहीं लिखना अपने को। ठीक है, अपने को ब्रॉड ओवरव्यू, इसके अंदर की बातें मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। ठीक है, तो सर ये तो हमको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, शुरू से इन्फोसिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जीएसटी पोर्टल बनाने का। ठीक है, तो इन्फोसिस कंपनी ने बड़ा शानदार पोर्टल बनाया। जीएसटी लॉ की सबसे खास बात यह है कि पहले दिन से ही जीएसटी लॉ कैसा था, इलेक्ट्रॉनिक। क्योंकि भाई हम 2017 में आ गए, इनकम टैक्स जैसा नहीं है, बहुत पुराना। ठीक है, तो राजा ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट JNK, कौन सी तारीख, 30 जून। 30 जून 12 बजे के बाद तभी तारीख कौन सी हो गई, 1 जुलाई। तो जीएसटी लॉन्च हो गया हमारा कब, 1 जुलाई। सबने पास करा किसको छोड़ के, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर ने कब पास करा था सर, 8 जुलाई। और कौन सी सर पहली कंट्री कौन सी थी सर, फ्रांस। कब, 1954। सर आपका इंडिया में पढ़ा रहे हो आप, तो कहाँ जाओ, फ्रांस। क्या सर फ्रांस में भी सेम जीएसटी है, हाँ, बस थोड़े बहुत लॉस चेंज होते हैं। कहीं कहीं पे क्या चेंज होता है सर, कहीं कहीं पे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होती तो वहां पे CGST SGST का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां पे डायरेक्ट एक ही जीएसटी ले लो, IGST, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट बांट देगी। इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते, स्टेट्स ही इतनी सारी है, और सारी स्टेट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से झगड़ा करेगी। सारी स्टेट बोलेगी भाई ये कौन सा तरीका है। इसलिए इंडिया में हम सिंगल मॉडल जीएसटी नहीं लाए। सिंगल मॉडल जीएसटी भी होता है। सिंगल मॉडल जीएसटी में क्या होता है, सिर्फ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देनी पड़ेगी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लेगी और बांट देगी किसको, स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में कौन सा जीएसटी लाए सर, इंडिया में कोई सिंगल मॉडल नहीं लाए। इंडिया में हम लाए पता है कौन सा, ड्यूअल जीएसटी। सर ड्यूअल जीएसटी का मतलब क्या होता है, सर ड्यूअल जीएसटी का मतलब होता है कि एक ही ट्रांजैक्शन पे सेंट्रल भी टैक्स लेगा और उसी ट्रांजैक्शन पे स्टेट भी टैक्स लेगा। ठीक है, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ा। और सर ड्यूअल जीएसटी लाए क्यों, डेमोक्रेसी। आपको तो शौक चढ़ा है डेमोक्रेसी लाने का, हर स्टेट्स को अपने अपने अधिकार देने का, हर स्टेट्स अपने आप में अलग है, तो करो भाई। उसके लिए तो करना ही पड़ेगा आपको, क्या अलग अलग SGST लॉ पास करने पड़ेंगे। तो अब कैसा होता है सर, दोनों के पास पावर है, सेंटर के पास भी और स्टेट के पास भी। कौन सा, इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट पे क्या लगेगा, CGST प्लस SGST। बोलो क्लियर है। सर ये जीएसटी कौन सा टैक्स होता है, ओरिजिन बेस्ड टैक्स या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये होता है कि जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम होंगे उस सरकार को जीएसटी का पैसा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा दो चीजें देखते हैं सर, एक तो लॉस और एक कॉस्ट। लॉस इज लोकेशन ऑफ सप्लायर, कॉस्ट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दो चीजें देखी जाती है कि लगाना क्या है। अगर दोनों सेम स्टेट में तो CGST SGST लगाओ, दोनों डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में तो IGST लगाओ। सर सपोज करो लॉस है MP में, कॉस है महाराष्ट्र में, तो क्या लगेगा, IGST लगेगा। सर IGST में कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और कुछ पैसा किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। बट एक लॉजिकल सी बात बताओ कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। सपोज करो हमारे पास 5,000 रुपये CGST के, 5,000 रुपये SGST के। ये जो 5,000 रुपये SGST कौन सी सरकार को जाएंगे, MP सरकार को या महाराष्ट्र सरकार को। नहीं, किसने बोला आधा आधा, सर ये वाला जो पैसा है जहां प्लेस ऑफ सप्लाई निकलती है उसको चला जाता है। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ा ही क्यों था, इसलिए तो पढ़ा था प्लेस ऑफ सप्लाई। मैंने आपको प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ाते टाइम भी बताया था कि इसमें IGST एक्ट लगता है। क्यों लगता है सर IGST एक्ट, इसलिए लगता है IGST एक्ट क्योंकि सर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, काहे की, टैक्स को बांटने की। तो GST इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये होता है कि जहां प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा ना
उस सरकार को क्या चला जाएगा? जीएसटी का पैसा चला जाएगा। अरे यार अल्टीमेटली एक बात बताओ, अगर ओरिजिन बेस्ड टैक्स बना देते तो इंदौर में, एमपी में तो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, महाराष्ट्र, सूरत, यहाँ पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती, तो सारा टैक्स का पैसा इनको मिलता, फिर मोहन यादव क्या करता? उसके पास तो कुछ पैसा ही नहीं है, क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग तो कहाँ हो रही है? बॉम्बे में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई है, गुजरात में फैक्ट्रीज लगी हुई है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो हमने बोला भाई हम कंजम्पशन सिस्टम पे चलेंगे, जहां ज्यादा गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हो रहा है उस सरकार को जीएसटी दो। और लॉजिकली एक बात बताओ, पैसे किसकी जेब से निकल रहे हैं? आज आपकी जेब से कोई भी सर्विसेज के पैसे निकलते हैं, जब आपने पेस को फीस दी ना, आपको गर्व होना चाहिए कि हमने जीएसटी का पैसा एमपी सरकार को दिया। और ये जो रोड बन रहे हैं ना, ये हमारी वजह से बन रहे हैं, तुम्हारी वजह से तो बन रहे हैं, क्योंकि तुमने पैसा दिया कि कौन सी सरकार को? एमपी सरकार। तो सर ये जो आपने जीएसटी का पैसा पेस को दिया है, पेस किसको देगा? गवर्नमेंट को। अच्छा आपने कौन सी सरकार को पैसा दिया? एमपी। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो सर पेस का नंबर महाराष्ट्र का होता, ठीक है, और आप तो कहां पे पढ़ रहे हो? एमपी। अब सर आईजीएसटी लगा और पैसा किसको जा रहा है? महाराष्ट्र को। बेटा तुम्हारे अंदर से अच्छे शब्द थोड़ी निकलते, तुम पता है क्या बोलते हैं? साला पैसा हम दे रहे हैं एमपी में, पढ़ हम एमपी में रहे, रोड किसके बन रहे? गजब। पढ़ाई हम करें, रैंक कोई और ले जाए। अरे यार ये तो वैसे ही होगा ना यार, तुमने इतनी मेहनत करी और रैंक प्रेसिडेंट की बेटी की आ रही, जबकि उसने कुछ पढ़ाई भी नहीं करी, जस्ट बिकॉज उसके पास एक दिन पहले पेपर आ गया था। तो तुम ऐसा बोल रहे हो ना सर, जो इंसान पैसे दे रहा है, जिस स्टेट का इंसान पैसे दे रहा है, जहां भी गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हो रही है, जीएसटी का पैसा भी उसको जाना चाहिए। तो जीएसटी कौन सा टैक्स है? इसका मतलब है सर अगर गुड्स हमारे एमपी से सिंगापुर जा रहे हैं, एमपी से अमेरिका जा रहे हैं, तो उस पे जीएसटी लेने का अधिकार हमारी सरकार को नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि सर एक्सपोर्ट तो है, पर एक्सपोर्ट के साथ सर प्लेस ऑफ सप्लाई जब आउटसाइड इंडिया निकल रही है, तो क्या अपने को शर्म नहीं आएगी कि भाई इंसान गुड्स एंड सर्विसेज वहां कंज्यूम कर रहा है और टैक्स हम ले लें? तो क्या हमको कोई टैक्स देने का अधिकार है? नहीं सर, हमको कोई टैक्स देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो कौन सा टैक्स हुआ हमारा ये? और सर बेसिक रूल, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में तो इंट्रा स्टेट, दो डिफरेंट स्टेट दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, तो फिर उसमें क्या होगा सर हमारा? इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगाओ, नॉर्मल लगाओ क्या? सीजीएसटी या एसजीएसटी, या सीजीएसटी या यूटी जीएसटी। ठीक है, अभिषेक पूरी क्लास बताओ, दिल्ली और दिल्ली, लॉस भी दिल्ली में, पॉज भी दिल्ली में, क्या लगाएंगे? और यूटीजीएसटी नहीं लगाएंगे क्योंकि दिल्ली इज अ डीम्ड स्टेट। ठीक है, सपोज करो एक है दिल्ली और एक है एमपी, बहुत बढ़िया, आईजीएसटी। एक है दमन एंड दीव और एक है दादर एंड नागर हवेली, सबा बताओ क्या लगाएंगे? ये दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। अरे तो ये बताओ ना क्या सीजी, चलो चार ऑप्शन दिए, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, नन ऑफ अबव। भाई सीजीएसटी और, क्योंकि अब ये दोनों क्या हो गए हैं अलग, पर एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट पहले पढ़ा था तो आप इसको बोलते कि सर क्या लगा हुआ? आईजीएसटी। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? बस इतनी सी तो बात है। सर कौन कौन से लॉ हैं देख लो भाई। सीजीएसटी एक्ट फॉर लिविंग सीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, एक होता है यूटी विथ लेजिस्लेचर, एक होता है यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। विथ लेजिस्लेचर को क्या बोला जाता है? डीम्ड स्टेट। सर कौन कौन से हैं हमारे डीम्ड स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी।
ओन लेजिस्लेचर मतलब इनके खुद के चीफ मिनिस्टर होंगे, इनकी खुद की सरकार होगी, इनका खुद का पुलिस डिपार्टमेंट होगा, ये खुद स्टेट्स इतनी काबिल है, ये खुद यूनियन टेरिटरी इतनी काबिल है, ये अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। पर इन 5 को मैनेज कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैनेज करेगी। ठीक है, तो ये जो 5 अलग अलग हमारी यूनियन टेरिटरी बच गई ना, इसके लिए एक्ट तो यूटीजीएसटी एक्ट है, पर सर अल्टीमेटली इसको मैनेज कौन करता है? ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? सर हम हमारे जितने भी गुड्स और सर्विसेज है ना, उनको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ HSN सिस्टम, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है सर, अलग अलग गुड्स का अलग अलग HSN कोड है, और हर चीज को क्लासिफाई करा गया है सेक्शन, हेडिंग्स और ग्रुप। ठीक है सर, आपको कोई HSN कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस कभी MCQ में क्वेश्चन आ जाए कि GST में गुड्स और सर्विसेज को क्लासिफाई किस बेस पे करा जाता है, तो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बोलो भाई यहाँ तक की बात आपको क्लियर है क्या? भाई ये वाला चैप्टर बड़ा बेसिक है, मतलब इसमें आप कुछ नया नहीं पढ़ोगे, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो बस वही, और थोड़ी बहुत आज हिस्ट्री आपने सीख ली। ठीक है, एक चीज बस फिर मैं छुट्टी देता हूं आपको, ये अपन ने बचपन में पढ़ा था, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर। सर क्यों जीएसटी आया था? भाई प्रॉब्लम थी ना जीएसटी में, पुराने लॉस में 2 प्रॉब्लम थी, एक तो डबल टैक्सेशन और एक कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। सर वो क्या किसी को ध्यान है, डबल टैक्सेशन कास्केडिंग? चलो सर आ जाओ भाई, अब पुरानी चीजों में आ जाओ। आ जाओ, YGST, पुरानी बातें याद रखो सर। YGST, तो YGST क्या था हमारा, 1,000 रुपए का कॉस्ट लगता था। ठीक है, फिर 125 रुपए क्या लगता था हमारा, 125 रुपए लगता था क्या, एक्साइज ड्यूटी। टोटल कितना हो गया, 1125। अब इस 1125 के ऊपर क्या लग रहा है, वैट। कितना सर, 112.5। टोटल हो गया कितना, 1237.5। सर प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? अरे भाई दिक्कत ही दिक्कत है, इस 1125 में 2 चीजें, 1000 कॉस्ट का और 125 किसका, एक्साइज ड्यूटी का। जब आपने 1125 पे वैट लगाया, तो भाई एक तो 1000 पे ऑलरेडी लग चुका था, और 1000 पे एक और बार लग गया, उसको बोलते हैं क्या? और सर 125 तो टैक्स था, टैक्स के ऊपर वापस से क्या, टैक्स, उसको बोलते हैं हम क्या, कैस्केडिंग इफेक्ट। तो जो जीएसटी आया उसमें पुराने लॉस में मेजर 2 ही तो प्रॉब्लम थी। 2 प्रॉब्लम कौन सी, डबल टैक्सेशन और दूसरा क्या, कास्केडिंग इफेक्ट। बोलो कुछ पुराना याद आया? सर इसको दूर कैसे करा? तो भाई इसको हमने पता है दूर करा, हम क्रेडिट सिस्टम लेके आए। क्या लेके आए हम सर, क्रेडिट सिस्टम। कैसा क्या सिस्टम हम लेके आए थे? तो पहले हमारे देश में वैट चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स। हर लॉ का कुछ ना कुछ टैक्सेबल इवेंट होता है। टैक्सेबल इवेंट मतलब वो घटना होगी तभी वो टैक्स चार्ज होगा। अब साहिल सर इनकम ही नहीं कमा रहे तो किस बात का इनकम टैक्स, सेवा का काम है। तो सर एक बात बताओ, जब इनकम ही नहीं, चैरिटेबल सेक्शन नंबर 8 नॉन प्रॉफिट, तो सुनो, टैक्सेबल इवेंट तो होना चाहिए ना। तो वैट का टैक्सेबल इवेंट था क्या, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स। CST का टैक्सेबल इवेंट था इंटर स्टेट। सर्विस टैक्स का टैक्सेबल इवेंट था सर्विस, और GST का टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। GST का टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई। पुराना पुराना, सर हमको थोड़ी थोड़ी चीजें ही याद आ रही है। हाँ तो बेटा रियलाइज कर लो, ऐसा सिर्फ मेरे टॉपिक के साथ नहीं होगा।
सबके साथ होगा, ठीक है। तो आज रियलाइजेशन डे मनाओ कि सर अपने याद तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पूरा याद नहीं आ रहा है। आज होमवर्क देंगे आपको रिवीजन का, करना ही पड़ेगा आपको, अटेम्प्ट की कसम है। तो टैक्सेबल इवेंट, सब लॉ का अलग अलग टैक्सेबल इवेंट होता है, ठीक है। मैं रिवीजन तभी करूंगा जब आप एक बार खुद रिवीजन करके आओगे, वरना मैं नहीं करूंगा, ठीक है। मैं तभी कराऊंगा, मैं उस बच्चे की एंट्री तब दूंगा जब वो रिवीजन लेक्चर आप देख के आओगे। मैं पूछ लूंगा कि मैंने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी, मैंने क्या हुआ, कुछ भी पूछ लूंगा, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, सुनो आप ध्यान से, इधर 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 पक्का। कॉस्ट 1000, वैट कितना 100, टोटल कितना 1100। अब हमने पता है क्या करा, हमने बोला कि डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम दूर करनी है और कास्केडिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम दूर करनी है। ये 1100 में आगे वैल्यू कितनी ले आऊं, 1000। इससे पता है कौन सी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, टैक्स ऑन टैक्स वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पे 1100 आया ही नहीं तो फिर सर वापस से टैक्स ऑन टैक्स तो लगेगा ही नहीं। पर डबल टैक्सेशन वाली प्रॉब्लम अभी भी है, क्योंकि 1000 पे वापस से क्या प्रॉफिट जोड़ा, 200 कितना आया 1200, वापस से कितना लग गया सर, जो आप पहले दे के आए हो ना उसका क्रेडिट ले लो। तो पहले 100 रुपए दे के आए उसका क्या ले लो, क्रेडिट। तो 120 में से 100 गए, कितना बचा 20। सर नॉर्मली वैल्यू कितनी ऐड करी आपने, और 200 का 10% इज 20। जीएसटी में भी ऐसे ही होता है, आउटपुट लाइबिलिटी लेस आईटीसी, और फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ई कैश लेजर। सर अब एमपी से एमपी में बेचा, वैल्यू कितनी कैरी फॉरवर्ड करूं, 1320 नहीं, कितनी 1200, प्रॉफिट 300, 1200 और 300 1500। अब टोटल कितना वापस से 150। अब सुनो ध्यान से, सर पहले कितना दे के आए हो, माइनस कर दो, ये 30 कुछ भी नहीं है, वैल्यू कितनी ऐड करी थी 300 का कितना। सर सब बढ़िया तो चल रहा है, जीएसटी लाए क्यों, वैट में सब बढ़िया चल रहा था। सर प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया इसलिए चल रहा है क्योंकि तीनों क्या है, बट इसी में अगर मैं एक स्टेट दूसरी कर दूं और एक स्टेट दूसरी कर दूं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम आई थी हमारा कहाँ पे, सीएसटी में। सीएसटी का टैक्सेबल इवेंट पता है क्या था, इंटर स्टेट सी, और सीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। ओरिजिन बेस्ड टैक्स का मतलब है जहां से गुड्स ओरिजिनेट होंगे उस सरकार को टैक्स का पैसा जाएगा। 1000 जीएसटी, वही सेम एग्जांपल 100 रुपए, टोटल कितना 1100। ये 100 रुपए किसके पास गए, सर अपने को दो प्रॉब्लम दूर करनी है, एक तो टैक्स ऑन टैक्स, और सर टैक्स ऑन टैक्स दूर करने के लिए काम करूं, इधर क्या ले लो 1000, प्रॉफिट कितना जोड़ू 200, कितना आ गया 1200, वैट कितना 10%। सर अब 120 में से 100 का क्रेडिट दो, किस बात का क्रेडिट, 100 रुपए आपने किसको दिए। अरे ये वही बात है कि आप पैसे सिल्वर मॉल में देखे हैं, पेस वाले बोल रहे हैं यहाँ पे वापस पूरे पैसे लगेंगे, आप बोल रहे हो यार थोड़ा पागल वागल हो क्या, पेस वाले बोल रहे हैं कहाँ पागल वागल, पैसे आपने कहाँ पे दिए बताओ, ये क्या है वल्लभ नगर न्यू प्रीमाइस। तुम बोलोगे ना यार कैसी बातें कर रहे हो यार, 20,000 में वहां पे दे के आया हूं, यहाँ पे जो बैलेंस पेमेंट है वही दूंगा ना। वो सिल्वर मॉल है, ये वल्लभ नगर है भाई, ये महाराष्ट्र सरकार है, ये क्या है 120 के पेमेंट के बाद 100 रुपए का क्रेडिट मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है क्रेडिट, क्योंकि सर 100 रुपए एमपी सरकार के पास आए ही नहीं, जो पैसा एमपी सरकार के पास आया ही नहीं उसका क्रेडिट कहां से दें। यार एक बात बताओ, ये सभा मैडम ने दूसरी कोचिंग पे फीस भरी, ये पेश है, जिसने बोला मेरे को डिस्काउंट दो, पेश बोला मैडम पागल पागल हो क्या, वो दूसरी कोचिंग है ये दूसरी कोचिंग है, किस बात का डिस्काउंट, वो एमपी सरकार अलग है महाराष्ट्र सरकार अलग है, तो भाई 120 रुपए ही आपको देने पड़ेंगे, ऑलरेडी जो आपने 100 रुपए दिए हुए हैं उसका क्रेडिट
नहीं मिलेगा। तो सर वापस से प्रॉब्लम हो गई कौन सी, डबल टैक्सेशन की। और इस प्रॉब्लम को दूर करा पता है किसने, जीएसटी ने। क्योंकि अब अगर महाराष्ट्र और एमपी के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है तो मच मत करो, क्या लगाओ। और आईजीएसटी के हिसाब से जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो पैसा ही किसको जाएगा। तो क्या अब क्रेडिट मिल जाएगा 100 रुपए का, हाँ सर अब क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, तो सर बेसिकली हमारे जीएसटी में पता है पुराने टैक्सेस में क्या क्या प्रॉब्लम थी। एक तो डबल टैक्सेशन, कास्केडिंग इफेक्ट, बहुत सारे कंप्लायंसेस होते थे और बहुत सारे प्रोसीजर्स भी होते थे। ठीक है, इन सबको दूर करा था हमारे किसने, जीएसटी। क्लियर है, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।